सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। तो आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें सारे पीवाईक्यू, सारे मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इंक्लूड करते हुए चलेंगे ताकि आपका सारा चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। यह एक इसमें हम रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, जिसमें चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश कैसे गमन करती है? ऑप्शन है हमारा सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, जो जितने प्रकाश होते हैं हमेशा एक बिंदु से निकलकर अलग अलग स्रोत में जब भी जाएंगे तो एक सीधी रेखा में गति करते हैं, हमेशा सीधी रेखा में गति करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रकाश कैसे गति करता है? सीधी रेखा में। ठीक है, यह 2017 के साथ साथ 2020 दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ज्यादा संभावना है कि आने वाले एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि प्रकाश जो होता है, जो गति करता है, कण के रूप में गति करता है। प्रकाश कण के रूप में गति करता है। ठीक है, और प्रकाश के कण को बोलते हैं फोटोन। प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश के कण को कहा जाता है फोटोन। ठीक है, प्रकाश के कण को कहा जाता है फोटोन। प्रकाश के कण को फोटोन कहा जाता है। और इसके बारे में एक और बात जान लेना ज्यादा जरूरी है कि फोटोन में आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। आवेशहीन कण होता है। ठीक है, चलिए, तो फोटोन एक आवेशहीन कण होता है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, प्रकाश है, प्रकाश क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों है। और ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश संबंधी दो वैज्ञानिक ने अपना तर्क दिया था, जिसमें पहले थे न्यूटन साहब, ठीक है, और दूसरे थे हाइगन साहब। ठीक है, न्यूटन का कहना था कि प्रकाश एक कण है। ठीक है, और जिस कण का नाम रखा गया था फोटोन, उस कण का क्या नाम रखा गया था? फोटोन। इनके अनुसार से प्रकाश कण है और कण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, लेकिन बाद में तर्क वितर्क देने के बाद एक वैज्ञानिक आए हाइगेंस, और इन्होंने प्रकाश को एक तरंग बताया। क्या बन रहा है? तरंग। ठीक है, और इस तरंग का नाम रखा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब कि प्रकाश जो है, प्रकाश अपने दो गुण को प्रदर्शित करता है, एक कण वाला गुण, दूसरा तरंग वाला गुण। यानी प्रकाश दो मुंह है सांप की तरह है, इधर से भी 6 महीना चलेगा, 6 महीना उधर से भी चलेगा। तो बेसिकली इस आधार पर प्रकाश एक कण भी है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और दुनिया में जितने सारे कण है सारी ऊर्जा से मिलकर बने हुए। जितने सारे कण है किससे मिलकर बने हुए? ऊर्जा से। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जैसे गाड़ी चलता है तो सामने क्या होता है? दोनों साइड मिरर, अगल बगल यही मिरर होता है ना। हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है? तो अगल बगल जो लगा रहता है उसको साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछ सकता है कि मोटरसाइकिल के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, या फिर मोटरसाइकिल के चालक के पश्च दृश्यक के रूप में। पश्च दृश्यक मतलब पीछे देखने के रूप में, इसी को साइड मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइड मिरर। हिंदी में भी लिख देगा साइड मिरर। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो जो अगल बगल में दर्पण होता है कौन सा दर्पण होता है? यही जो हमारा मोटरसाइकिल हो गया, वाहन हो गया। जो इसके अगल बगल जो साइड में जो दर्पण होता है, किस कौन दर्पण होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो हेडलाइट है इसके अंदर एक ऐसा दर्पण होना चाहिए जो प्रकाश की किरण को फैला नहीं, एक जगह फोकस करे, है ना। गाड़ी में डीपर होता है, वेपर होता है, तो बेसिकली उसका काम क्या होता है कि सारा लाइट को लेकर एक जगह फोकस करना, रोड पर फोकस करना। हम ऐसा गाड़ी में तो लाइट लगाएंगे नहीं कि जो रोड के चारों तरफ दिखाए ऐसे चलते हो जाए। तो बेसिकली इसका काम होता है सारा लाइट को लेकर एक जगह कर देना, यानी लाइट को एक जगह करने का काम करता है। बेसिकली जो टॉर्च, इसे टॉर्च के अंदर भी जो रहता है, ठीक है, टॉर्च के अंदर एक बल्ब रहता है ना, इस सारा प्रकाश को क्या करता है? एक निश्चित क्षेत्र में फैला देता है। तो बेसिकली वैसा दर्पण जो सारे प्रकाश की किरण को एक निश्चित दिशा में फोकसित कर देता है, वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो गाड़ी के जो हेडलाइट होगा उसमें भी किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रहा है। हेडलाइट में इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण, और जो पीछे क्वेश्चन है हमारा साइड मिरर में, साइड मिरर में इस्तेमाल होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण होता है, ठीक है, और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये दोनों का जो थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो आने वाले क्वेश्चन में काम करेगा। इस पर अगर हम प्रकाश को भेजेंगे तो इसका काम है एक जगह फोकसित कर देना। बेसिकली ये प्रकाश किरण को एक जगह ला के मोड़ देता है। ठीक है, यानी हमको किसी स्रोत से वैसा प्रकाश है जो एक जगह फोकस कर रहा हो, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग अवतल दर्पण का। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण का काम है कि यदि एक स्रोत से प्रकाश जा रहा है तो ये चारों तरफ इसको फैला देना। ये चारों तरफ क्या करता है? फैला देना। यानी हमको एक ऐसा दर्पण चाहिए जो छोटे जगह में बहुत ज्यादा लाइट को दिखाए, ना, छोटे से लाइट से बहुत ज्यादा लाइट को फैला दे, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, और अगर हम किसी स्रोत से एक निश्चित डायरेक्शन में मतलब फोकस करने वाला लाइट चाह रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण का। जैसे टॉर्च के अंदर कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, एक लाइट होता है जिसको सर्च लाइट बोलते हैं, बेसिकली जहाँ खनन होता है वहां पे सर पे बांध के खोजा जाता है ना, तो उस लाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अच्छा, एक होता है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट मतलब जो पोल पर लाइट लगा रहता है
सॉरी, तो स्ट्रीट लाइट में कैसा दर्पण लेंगे, वैसा दर्पण लेंगे जो लाइट को एक जगह फोकस करे, लाइट को फैला के सारे रोड में फोकस करे। तो बेसिकली जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें इस्तेमाल वैसे लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा जो क्या करे, इसमें वैसे लाइट का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रीट लाइट, इस स्ट्रीट लाइट, तो इसमें वैसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे जो प्रकाश किरण को फैला दे ताकि सारा प्रकाश रोड तक जा सके। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल किया जाएगा उत्तल दर्पण, और टॉर्च में इस्तेमाल किया जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, हेड लाइट में इस्तेमाल किया जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, सर्च लाइट में इस्तेमाल किया जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ एक खड़ा है लड़का, इस समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब जितना दूर यहाँ से जितना दूर है, अगर मान लेते हैं कि x मीटर की दूरी पर है, तो ये भी कितना मीटर की दूरी पर होगा, x मीटर। ठीक है, अगर कोई चीज दर्पण के दूसरी ओर बनता है ना, दर्पण के पहली ओर या दर्पण की दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बनने वाले सारे जो प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। कैसे प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में 2-3 बात जान लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे जो ही बनेगा हो जाएगा काल्पनिक। कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। और दूसरी बात यह बनता है सीधा, कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा। तो बेसिकली समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक भी होता है, सीधा भी होता है। तो हमारा ऑप्शन वास्तविक काल्पनिक दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो इस हिसाब से कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण उसमें आ जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमेशा जैसे वस्तु है वैसे ही वस्तु के आकार का कहीं क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, सीधा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा। ठीक है, अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण और इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बेसिकली किसी दर्पण के जो सबसे बीच बिंदु होता है, किसी दर्पण के जो सबसे बीच बिंदु होता है, किसी दर्पण के जो सबसे बीच वाला बिंदु होता है, इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यहां भी होगा दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव से जो एफ के बीच की दूरी होता है इसी को बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, और इसके यहां से यहां तक की दूरी, और अगर यहां से अगर दर्पण के ध्रुव से इस बिंदु को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के जो दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सॉरी सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो बेसिकली अब समझते हैं, तो जो वक्रता त्रिज्या होता है बड़ा होता है, वक्रता त्रिज्या बड़ा होगा, और होता है जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या बड़ा होता है फोकस दूरी से, फोकस दूरी से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है दुगने टाइम्स होता है ना, यानी वक्रता त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं, वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। इसमें जब 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली जो वक्रता त्रिज्या r होता है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है, यानी r जो होगा 2 गुनी f के बराबर होगा। किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है, यानी f 2 गुने जो f करेंगे वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। ठीक है, इसका दूसरा मतलब क्या है कि जो r हो जाएगा, इसका दूसरा मतलब क्या है कि जो f हो जाएगा वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से इंडिकेट करते हैं और फोकस दूरी को f से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन सारे पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, तो वैसा पथ जो प्रकाश की किरण को दर्शाता है, वैसा पथ जो प्रकाश की किरण को दर्शाता है। जैसे कोई दर्पण हो गया, तो किसी दर्पण पे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो इसको जो दर्शाएगा है ना, जो आरेख दर्शाएगा उस आरेख को बोलेंगे किरण आरेख। कौन आरेख, किरण आरेख। यानी किरण को दर्शाने वाले आरेख, किरण को दर्शाने वाले चित्र, यानी चित्र को बोलते हैं आरेख।
कितना आसान है। किरण को दर्शाने वाले आरेख को बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलेंगे? किरण आरेख। ठीक है। और अगर फोकस के बारे में बात करें तो इस बिंदु को बोलते हैं फोकस। ठीक है। किरण पुंज को बोलते हैं, पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। बहुत सारे किरण एक जगह आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है। तो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। प्रकाश की किरण को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए कमेंट करके बताइए किसका होता है, फिर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसी दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी वो डिपेंड करता है कि आखिर वह किस दिशा में है। ठीक है। बेसिकली किसी दर्पण के ध्रुव से खींची गई रेखा, किसी दर्पण के ध्रुव से खींची गई रेखा इसको दो अक्ष में बांट देता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है। और यहां से इधर मापी गई दूरी प्लस में होता है, इधर मापी गई दूरी माइनस में होता है। ठीक है। इधर जो मापी गई दूरी होता है प्लस से। ठीक है। दाएं ओर मापी गई दूरी प्लस में होता है और बाईं ओर मापी गई दूरी माइनस में होता है। ठीक है। तो बेसिकली किस दर्पण के बारे में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अगर देखेंगे तो यह जो दर्पण है उत्तल दर्पण, इसकी फोकस बिंदु यहाँ पे है। इस दर्पण की फोकस बिंदु कहाँ पे है? यहाँ पे। इस दर्पण की फोकस बिंदु यहाँ पे है और इस दर्पण की इसमें फोकस बिंदु यहाँ पे है। ठीक है। तो वैसे दर्पण जो जिसका भाग उठा हुआ होता है उस दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगर समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी की बात करेंगे तो अनंत होता है। इसका जो फोकस दूरी होता है क्या हो जाएगा? अनंत। इसका फोकस दूरी हो जाएगा अनंत। ठीक है। अच्छा दूसरी बात अगर हम बात कर ले, अगर उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? धनात्मक। इसकी फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक। ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में बात कर ले तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद है तीनों बात समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण किसी वस्तु का कहां तक फोकस, समतल दर्पण किसी वस्तु का फोकस कहां तक कर सकता है? तो वो अनंत तक कर सकता है। ठीक है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का निर्धारण करता है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो देखा जाए प्रकाश के परावर्तन, अच्छा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि देखिए भाई साहब, एक किरण आएगी और दूसरी किरण जाएगी, है ना। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। आपतित किरण। और जाने वाली किरण को बोलते हैं, यहां से पर कर चली गई, पर कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, पर के जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और यह जो बिंदु पर आया इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो पहला नियम ही कहता है कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक तल पे होंगे। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम, ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल पे होंगे, है ना। मतलब किरण आएगी जाएगी और जो बिंदु होगा तीनों एक्स अक्ष पे होगा या फिर वाई अक्ष पे होगा, तल समान होगा। ठीक है। दूसरा कहता है कि जो आने वाला कोण है, आने से जो बना कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच का बने कोण को बोलते हैं, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर, है कि नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन का निर्धारण से क्या पता चलता है कि आपतन कोण, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, कोण आई बराबर होगा कोण आर से। तो कोण आई बराबर होगा कोण आर से, कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर से। ठीक है। कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर से। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का निर्धारण कौन करता है? तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के पास। प्रकाश की किरणों को समूह क्या कहते हैं? तो पीछे बात की थी कि जब किरण बहुत सारा एक ही साथ चलना शुरू कर देता है तो इसको बोलते हैं किरणों का समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यहाँ से भी देखिए प्रकाश बहुत सारा निकल रहा था, इसको एक किरण नहीं बोलेंगे, इस सारा बन के क्या कहला जाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। तो प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहा जाता है? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? किरण पुंज। ठीक है। अब थोड़ा सा बात और देख लेते हैं। तो प्रकाश की किरण पुंज तीन प्रकार की होती है। किरण पुंज होती है तीन प्रकार के। पहला जो फैलती है, अपसारी, फैलने वाली। दूसरा अभिसारी और तीसरा समानांतर। तीसरा क्या हो जाएगी? समांतर। ठीक है। वैसे ही किरण पुंज जो अप का मतलब ऊपर की ओर जाना, जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आ जाए, अभिसारी। और वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर, उसे क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। ठीक है। तो इससे रिलेटेड बात आपको समझ में आ गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11।
सर्च लाइट बात की थी कि हम टॉर्च कैसा लेना चाहेंगे जिसका फोकस एक जगह की फैला हुआ हो। तो अगर कहीं हमको फोकसित करना हो तो किस दर्पण का, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको फैलाना हो तो उत्तल दर्पण, हमको फैलाना हो क्या करेंगे, उत्तल दर्पण। यानी कि अगर हमको एक फोकस जगह पर देखना हो तो अवतल दर्पण, अगर फैला के देखना हो तो उत्तल दर्पण। जैसे गाड़ी के जो साइड मिरर होता है हमको सारा बगल के फैला हुआ दूरी देखना है, क्योंकि छोटे डिस्टेंस में बहुत ज्यादा दूरी को देखेंगे तो पता चल जाए कौन गाड़ी कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा। तो हम गाड़ी के साइड मिरर में हम ज्यादा व्यू को देखना चाहते हैं, वाइड व्यू, वाइड एंगल में देखना चाहते हैं ज्यादा दूरी को, इसलिए हम साइड में क्या लगाते हैं, और उत्तल दर्पण। साइड मिरर में कौन दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण। लेकिन टॉर्च में हम क्या चाहते हैं कि लाइट फोकस में जाए, तो फोकस करने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, तो सर्च लाइट क्या करता है, हमको फोकस ना, फोकस चाहिए एक बिंदु पर। सर्च लाइट देखो यहाँ जितने सर पे लगा हुआ है, सर पे सर्च करने के लिए जो लाइट होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्च लाइट। तो ये लोग क्या करते हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम वैसे लाइट रखेंगे जो फोकस कर, देखो यहाँ फोकस हो रहा है, यहाँ फोकस हो रहा है, तो बेसिकली इसका मेन काम क्या, फोकस करना। तो सर्च लाइट हम किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, फोकस करने वाला दर्पण, है ना। तो अगर हमको फैलाना हो, प्रकाश को फैलाने वाले दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। प्रकाश को फोकस करने वाले दर्पण को, है ना, फोकस करना है तो अवतल दर्पण। अब जैसे है वैसे चल लेना है ना, जैसे को तैसा, जैसे आ रहा है अगर वैसे ही प्रकाश की किरण को जैसे को तैसा कर देना है तो किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, जैसे को तैसा कर देना है तो हम इस्तेमाल करेंगे समतल दर्पण। जैसे को तैसा कर देंगे तो किस दर्पण का हो जाएगा, बोलो, समतल दर्पण। तो अगर हमको प्रकाश की किरण को फैलाना हो तो किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल। तो सर्च लाइट में फैलाना थोड़ी है, फोकस करना है ताकि ज्यादा क्लियर दिखे। हम स्ट्रीट लाइट में लाइट को फैलाना क्योंकि ताकि दूर तक के लोग देख सके, तो स्ट्रीट लाइट में हम इस्तेमाल करते हैं फैलाने वाले दर्पण, उत्तल दर्पण। सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं फोकस करने वाला दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के व्यास को क्या कहते हैं, यहां से, सही बात है, किस गोलीय दर्पण हमेशा किसी गोला का पार्ट होता है। गोलीय दर्पण किसका पार्ट होता है, गोला का पार्ट होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ठीक है, वृत्ताकार सीमा के व्यास, यानी यहां से यहां तक वृत्ताकार सीमा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के व्यास को क्या कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक गोलीय दर्पण की जो वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ है यहां से यहां तक का जो परावर्तक सतह होता है, इसके व्यास को क्या कहते हैं, इसके व्यास को क्या बोलते हैं, इसका जो व्यास होता है इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि आखिर दरवाजा कितना दूर है, गोलीय दर्पण का जितना टोटल व्यास होगा उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, भाई साहब ध्रुव और फोकस, इस बिंदु P को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और ये जो हमारा F है इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, फोकस जहां पर आके फोकस होगा, प्रकाश आकर जहां मिलती है उसी को बोलते हैं फोकस, यहीं आके फोकसित हुई, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। कौन दूरी, आखिर कितनी दूरी पर प्रकाश फोकसित हुई, इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। कौन दूरी, फोकस दूरी, इसको बोला जाता है फोकस दूरी। ठीक है, तो किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, दूसरी बात, यह फोकस बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इस बिंदु जो C है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इस बिंदु को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या। ठीक है, पहली नंबर बात हम देखेंगे, देखिए दो बात को जान लेना जरूरी है। पहली नंबर बात सबसे पहले कि ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसको छोटा f से इंडिकेट किया जाता है, जिसको इंडिकेट किया जाता है छोटा f से। ठीक है, और दूसरा ध्रुव से जब हम दूरी नापेंगे वक्रता केंद्र के, जब ध्रुव से दूरी नापेंगे वक्रता केंद्र के, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। तो आसान ही है, बेसिकली ध्रुव की दूरी, फोकस की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं बड़ा वाला r से, इसको इंडिकेट करते हैं बड़ा वाला r से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, फोकस दूरी। कौन दूरी, फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर, फोकस दूरी या फिर फोकस का अंतर। ठीक है, एक ही बात है, फोकस दूरी या फिर फोकस का अंतर, इसको फोकस दूरी कहें चाहे फोकस का अंतर कहें। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। देखिए फिर वही बात आ गया, तीन प्रकार के किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैल जाए, अपसारी। ठीक है, अपसारी। वैसा किरण पुंज जो एक अलग अलग बिंदु से आके एक जगह मिल जाए, फोकस हो रहा हो। ठीक है, फोकस बहुत सारा एक जगह आके मिलकर फोकस हो गया, तो इसको बोलेंगे अभिसारी, अभिसारी। और वैसा किरण पुंज जो समानांतर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं,
समानांतर। तब आप ही समझिए कि हम अवतल दर्पण को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फोकस करने के लिए, अलग अलग किरण को पकड़ के एक जगह फोकस कर दें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अवतल दर्पण को क्या करें, देखिए बेसिकली जितने टॉर्च होते हैं, जितने सर्च लैंप होते हैं, उसमें ऐसे दर्पण को लगाया जाता है जो लाइट को फोकस करे, ताकि हमारा फोकस लाइट का पूरा कहाँ रहे, कॉपी पर है कि नहीं। तो बेसिकली हम इस टॉर्च में इसके बेसिकली टॉर्च हो जाए या फिर लैंप हो जाए, सर्च लाइट हो जाए, उसमें हम वैसे दर्पण का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकाश किरण को एक जगह फोकस कर दे, और फोकस करने वाले दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। अब फोकस इसमें से कौन कर रहा है, अलग अलग प्रकाश आके एक जगह मिल रहा है, इसका मतलब फोकस तो यही ना हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी। अभी का मतलब एक बिंदु पर अभी आओ, एक बिंदु पर आने वाली किरण को अभिसारी किरण, एक बिंदु पर लाने वाले दर्पण को अभिसारी दर्पण। तो 14 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सारी किसको बोलेंगे, अब का मतलब फैलाने वाला। अब का मतलब कौन फैलाएगा, एक बिंदु से फैलाएगा कौन, हमको बहुत दूर तक का देखना है, हमको एक किरण को बहुत दूर तक भेजना है। स्ट्रीट लाइट में हमको प्रकाश किरण को पूरे रोड तक भेजना है। तो इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अब सारी दर्पण किसे कहते हैं। अप का मतलब फैलाने वाला, ऊपर की ओर कोई जाता है तो फैल जाता है, ठीक है। चार को बॉल को ऊपर की ओर फेंकेगा तो चारों फैल जाएंगे एक दूसरे में। तो जो चीज ऊपर की ओर जाते हैं वो फैल जाते हैं। तो ऊपर यानी अब सारी दर्पण किसको बोलेंगे, वैसे दर्पण जो प्रकाश किरण क्या करे, फैला देता है। प्रकाश किरण को फैलाने वाले दर्पण को अब सारी दर्पण, ठीक है। एक जगह ला देगा, अभी सारी, अभी एक बिंदु पर लाना है तो इसको क्या बोलेंगे, अभी सारी दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब चीज फोकस में आए, फोकस करने के लिए अवतल दर्पण, है ना, फैलाने के लिए उत्तल दर्पण, ठीक है। तो बेसिकली फोकस करने वाले किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। कौन दर्पण, अपसारी दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, वही बात है, किस दर्पण को दूर तक के क्षेत्र को देखा जाता है। अवतल दर्पण फोकस कर देगा, समतल दर्पण जितना है उतना ही कर देगा, जबकि उत्तल दर्पण दूर तक का दिखाएगा, है ना। एक छोटे से दर्पण पीछे चार गाड़ी को दिखा देता है, ठीक है, एक छोटे से दर्पण पीछे चार गाड़ी को दिखा देगा। तो यह है प्लेन मिरर, जिसका यह है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण इतना ही दूर तक दिखाएगा, ठीक है। यह समतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण। बहुत दूर तक देखना है, किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, बहुत दूर तक देखना, किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण। बहुत दूर तक देखना, किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण। बहुत दूर तक देखना, किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण। दूर तक देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण, बहुत दूर के क्षेत्र को बना देगा, दूर क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल दर्पण। कम क्षेत्र का बनाएगा अवतल, जितना है उतना ही बना देगा समतल, जितना है उतना ही बना देगा समतल। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर में। साइड मिरर में किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाड़ी के पीछे हम पश्च दृश्यक में वैसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे जो दूर तक दिखा दे। इसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। किसमें इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का, है ना। स्ट्रीट लाइट में किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रीट लाइट मतलब हम जो रोड पर जो बल्ब लगाएंगे वो चाहेंगे कि एक बल्ब दो पोल तक कंजोर करे, ताकि मुख्य अधिक का फंडिंग बचे। नहीं तो अगर एक लाइट एक के पोल तक जलाएगा तो उनको हर पोल पर देना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक वैसे बल्ब लगाएंगे जो एक पोल पर लगा तीन पोल को कवर करे, ठीक है। तो बेसिकली समझ जाना। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं सर्च लाइट में, जितने लाइट हो जाए, सर्च लाइट, टॉर्च, ठीक है। यानी किस चीज को बड़ा करके दिखना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर कुकर में, किसमें, सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, समतल दर्पण का इस्तेमाल नॉर्मल जिंदगी में। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। भाई साहब, जो बहुत ज्यादा क्षेत्र को दिखाएगा, ऑब्वियसली बात है, छोटा छोटे करके दिखाएगा। जो कम चीज को बड़ा करके दिखाएगा, जो फोकस कर देगा एक जगह पर, यानी हमको बड़ा दिखेगा। तो जो फोकस करेगा, है ना, जो फोकस करेगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जो बहुत ज्यादा दूर को फैला देगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसमें यह छोटा सा, अगर आप इसको हाथ से नापिएगा तो 1/10 होगा, अब है ना, जो गाड़ी में लगता है। यह छोटा दर्पण अपने साथ एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी को अपने अंदर रख लिया है। तो बेसिकली क्या समझ रहे हैं, तो ये दर्पण जो है कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का काम क्या है कि बहुत बड़े बड़े, है ना, इसका काम क्या है, बहुत बड़े बड़े फोटो को, बहुत बड़े बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देना। बहुत बड़े बड़े फोटो का क्या बना देना, बहुत बड़े बड़े वस्तु का छोटा फोटो बना देना। तो बेसिकली किससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आप बता दीजिए। वैसे दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो, इतना छोटा दर्पण अतना औकात, है ना। छोटा चीज का अगर बड़ा औकात हो जाएगा तो हर चीज को छोटा कर देगा। बेसिकली क्या है कि छोटा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है, हमारा उत्तल दर्पण। बड़ा कौन बनाएगा, तो भाई साहब अवतल। ये क्या करता है, बड़ा बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण। बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा अवतल दर्पण। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए, समतल जैसे है वैसे ही रहने देता है। तो किसी वस्तु किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यह जगह हमारा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। आ गया फिर अगला क्वेश्चन कि प्रकाश
तरंग का उदाहरण है 2017। ठीक है, देखिए हमारा जो बिहार बोर्ड है वो किसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, कोई ठीक नहीं। हमारे सिलेबस में वेब के बारे में पढ़ना ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। किताब में कहीं नहीं लिखा है तरंग के बारे में, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हमेशा जानते हुए चलेंगे, है ना, कुछ बात एक्स्ट्रा। चलिए, तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो बताते प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिए थे हाइगेंस साहब, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश के कितने गुण? तो प्रकाश के 2 गुण। प्रकाश के कण वाला गुण, और दूसरा प्रकाश का एक कण का गुण है। ठीक है, कण के गुण के हिसाब से प्रकाश क्या हमारा फोटोन के रूप में बटा होता है। किसके रूप में बटा होता है? प्रकाश के कण का नाम क्या है? फोटोन। और दूसरा तरंग, तरंग गुण। तरंग के गुण के हिसाब से प्रकाश को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश दोनों है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, प्रकाश के बारे में 2-3 बात अगर आपको और बता दे तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है, सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, माध्यम जरूरी नहीं है गति के लिए, माध्यम जरूरी नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात, इसका जो चाल होता है, निर्वात में चाल, निर्वात में चाल, निर्वात में जो चाल होता है वो तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रकाश जो है एक तरंग का उदाहरण, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक कण का उदाहरण, जिसको बोलते हैं फोटोन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश एक कण का उदाहरण, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन आवेशहीन कण होता है। कैसा कण होता है? आवेशहीन कण होता है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो जब कोई प्रकाश की किरण कहीं आती है और टकरा के वापस चल जाती है, तो उस समय 2 नियम का पालन करता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर आती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आती है और पड़ने के बाद वापस लौट जाती है, ठीक है, आई किरण और गई किरण, ठीक है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तो इस समय 2 नियम का पालन करता है। ठीक है, क्या नियम? 2 नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, दूसरा जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और जो बिंदु है हमारा तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होंगे। अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल पर होंगे, तीनों एक ही तल पर होंगे। ठीक है, चलिए, और दूसरा नियम है कि जो आया और इस पर एक अभिलंब खींचा जाता है, देखिए इस पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, इस पर जो खींचा गया अभिलंब होता है, इस पर जो अभिलंब खींचा जाएगा वो आपतन बिंदु पर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और जो टकरा कर चल जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, और आपतित किरण और आपतन अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण। इसका दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण बराबर होंगे परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो आई होता है, कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, परावर्तन कोण आर के। ठीक है, तो बेसिकली प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम, पहला और दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या बताना। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो देखिए फोकस दूरी को बोलते हैं छोटा एफ, ठीक है, फोकस दूरी क्या बोलते हैं? छोटा वाला एफ। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं बड़ा वाला एफ। जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होता है। हमको क्या दे दिया? फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर का, वक्रता त्रिज्या बताने के लिए हमको आर पूछ रहा था। आर क्या होता है? 2 × f के बराबर है। तो 20 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है तो आर कितना हो जाएगा? तो 2 × 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई? तब 40, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? देखिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन एम। आवर्धन का पहला फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे
वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं भाई साहब h डैश बटे h, पहला, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बटा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u, ठीक है। तो देखिए इसमें तो m जो होता है m बराबर v बटा u, तो क्या हम नहीं जानते कि समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, किस दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, तो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में, सॉरी, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जो u और v आपस में क्या होता है, बराबर। ये हम बात जानते हैं कि वस्तु दूरी, जितना दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा ये भी u काट के क्या होगा 1, तो बेसिकली समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, एक। समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, एक प्लस के होता है, क्या होता है, प्लस के। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, प्लस के। पिछले साल 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब दो बात यहाँ से और जान लेते हैं। अगर हम अवतल दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अगर हम अवतल दर्पण में देख ले, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु से हमेशा ज्यादा संभावना है कि दूरी बनता है, ठीक है। वस्तु दूरी हमेशा छोटा होगा किससे, प्रतिबिंब की दूरी से। तो अगर आवर्धन देखेंगे तो v बटा जो u होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, अगर u बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, 1 से अधिक। किससे अधिक, 1 से अधिक। और जो चीज 1 से अधिक होता है उसको बोलेंगे धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। तो अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या हो जाएंगे, प्लस 1 से अधिक, यानी क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। सेम अगर उत्तल दर्पण के लिए देख ले, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए जो u का मान होता है छोटा होता है v से, तो इस समय जो आवर्धन का मान हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, 1 से कम। चलिए यानी ऋणात्मक, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करा वाहन के साइड मिरर, वही बात है जो पीछे क्वेश्चन था, उसी बात को फिर से 2019 में पूछ दिया था, ठीक है। तो वाहन के साइड मिरर में हम क्या वैसे दर्पण को लगाएंगे जो दूर की वस्तु को दिखाए। फैलाने वाले दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण, फोकस करने वाले दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा B4 बाहुबली उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है वक्रता त्रिज्या r पूछ रहा है, r, तो हम क्या जानते हैं कि r जो त्रिज्या होता है बड़ा होता है, दुगुना होता है फोकस दूरी के, तो 2 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है आपको, B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ये सब थोड़ा ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो बच्चे को फंसाने के लिए दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा, आवर्धित और आश्रित, दूसरा क्या होता है आश्रित, आश्रित प्रतिबिंब। आश्रित प्रतिबिंब का मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब। अगर टर्म कहीं दिख रहा है आश्रित प्रतिबिंब, इसका मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। इसका सीधा सीधी मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब। अगर आवर्धित कह रहा है इसका मतलब क्या होगा, बड़ा। तो बड़ा कौन बनाता है, बड़ा एक जगह फोकस करेगा वही हमको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। एक जगह फोकस होगा तो क्या दिखाई देगा, बड़ा। इसे जैसे कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, एक मिनट, अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पर इसको ला दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोकस कर देते हमको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, सही बात है, बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर हम कहीं फोकस कर रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। अब बड़ा को ही क्या बोलते हैं, आवर्धित। अगर इसको हम, है ना, फैला दे, इसको क्या कर दे हम, अगर हम इसको क्या करें, इसको हम फैला दें, इसको फैला दें, है ना, बेसिकली हम क्या करें, दृष्टि क्षेत्र को बढ़ा दिए, तो ये हमको कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि यदि हम किसी चीज को फैलाते हैं, यदि हम किसी चीज को क्या करते हैं, फैलाते हैं, यदि हम किसी चीज को क्या करते हैं, फैला देते हैं, तो हमसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और छोटा प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, आश्रित प्रतिबिंब। छोटा को क्या बोलेंगे, आश्रित। छोटा प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, आश्रित प्रतिबिंब। और कहीं फोकस हो रहा है इसका मतलब बड़ा बनेगा, फोकस हो रहा है इसका मतलब बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण फोकस करता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण फैला देता है ना, इतना ज्यादा दूर को कर देता है ना, दूरी बढ़ा देता है, क्षेत्र बढ़ा देता है, छोटा कर देता है, ठीक है। तो अगर आश्रित कहेंगे तो इसका मतलब पूछ रहा है छोटा प्रतिबिंब। छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण, सही है। और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, अवतल दर्पण। बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या बोलेगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कौन बनाता है, वस्तु के बराबर कौन प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु के बराबर कौन प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण। वस्तु से बड़ा बनाएगा अवतल दर्पण, वस्तु से छोटा बनाएगा उत्तल दर्पण। 2016, ठीक है, बिहार बोर्ड के 2016, ठीक है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्रम, निर्वात में प्रकाश से चल, वैसा जगह जहां कुछ नहीं हो, है ना, वैसा जगह जहां वायुमंडल उपस्थित नहीं हो, जहां वायुमंडल नहीं है, जहां वायु का मंडल यानी जगह नहीं है, वायुमंडल अनुपस्थित रहे, उसको क्या बोलते हैं, वायु अनुपस्थित रहने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रहने वाला क्षेत्र को बोलते हैं
सॉरी निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर को यदि किलोमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर को यदि हम किलोमीटर में बदलेंगे 10⁻³ किलोमीटर लिखना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को लिख देता है 3 × 10⁻, 3 × 10⁸ गुने 10⁻³ कर देता है, और मीटर की जगह पर क्या लिख देता है? मीटर की जगह पर लिख देगा किलोमीटर प्रति सेकंड, और यही जो हो जाएगा कट के 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 3 × 10⁻+5, 3 × 10⁻+5 हो जाएगा, 3 × 10 क्या हो जाएगा? +5, 3 × 10⁻+5 हो जाएगा। तो बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा किलोमीटर में। अब 10⁻5 का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। चलिए तो बेसिकली अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड, चलिए। और मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। पेरिस्कोप क्या होता है? नया क्वेश्चन। पेरिस्कोप को मतलब वैसा यंत्र जिसको नीचे से बैठे ऊपर की वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप ऐसा होता है, इसका इस्तेमाल बेसिकली सबमरीन में किया जाता है। पानी में अगर आप समुद्र में ऊपर ताक के देखिएगा कोई दुश्मन हमला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको तो निपटा देगा वहीं पे। तो बेसिकली वैसे यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जो ऐसे होता है, सही बात। इस तरह से यहाँ से वस्तु दिखेगा और प्रकाश जाएगी, और इसके अंदर लगा था समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण से प्रकाश क्या होती है? बार बार परावर्तित होकर और हमको दिखता है। बेसिकली पेरिस्कोप का किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेरिस्कोप, है ना। कार्टून वूटून में देखिएगा इसमें से आंख बना देता है, आंख नहीं होता, इससे आंख नहीं निकलता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप क्या होता है? वैसे दर्पण होता है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के नियम का निर्धारण करता है, वही बात है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का निर्धारण कौन करता है? लगता है 2 बार हो गया है कि नहीं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान होता है बराबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अच्छा जो चीज काल्पनिक होगा हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक चीज हमेशा क्या होगा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। जैसे हम लोग समतल दर्पण में अपना फोटो देखते सीधा देखते हैं, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक। सीधा क्या होता है? जो सीधा बनेगा होगा काल्पनिक, जो सीधा बनेगा क्या होगा? काल्पनिक। यदि उल्टा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक। सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक। जो चीज सीधा होगा वो हमेशा होगा काल्पनिक। सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और जो उल्टा होगा वो होगा हमारा वास्तविक। जो उल्टा होगा क्या हो जाएगा? वास्तविक। चलिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखो देखिए भाई साहब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। अब क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, एक क्वेश्चन है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो बना कोण होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, ठीक है। एक और क्वेश्चन है निर्गत किरण। ये निर्गत किरण वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब चैप्टर 2 हम लोग करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण। तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, देख लेंगे। आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण है परावर्तन कोण, और निर्गत किरण है तो निर्गत कोण। इसमें कोई झमेला की बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण हमेशा सीधा, सीधा चीज हमेशा काल्पनिक होता है। जो सीधा दिख रहा है वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे इंसान सीधा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया? कभी नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बनाएगा तो काल्पनिक, सीधा बनाएगा तो काल्पनिक। वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक और सीधा बनाएगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक और सीधा। चलिए हजामती दर्पण, हजामती का मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, ठीक है। दाढ़ी, बच्चा आप ही समझिए कि हम दाढ़ी बनाने जब जाएंगे तो हम इसमें एक इसमें ऐसा ही देखिए, या तो दाढ़ी बनाने वाला पूछ रहा है अभी तक, अगर क्वेश्चन पुरुष सेट करता है इसलिए दाढ़ी बनाने वाला सेट कर देता है। अगर कहीं महिला सेट कर दी तो भी लिख लेगी कि मेकअप में इस्तेमाल होने वाला ना, मेकअप यानी श्रृंगार करने वाले दर्पण का, करने वाले दर्पण में, है ना। श्रृंगार करने में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? यदि महिला सेट कर ली तो क्या लिखा जाएगा ना, हजामत की जगह पर क्या लिखा जाएगा? श्रृंगार या फिर मेकअप। समझ में आया कि नहीं है? बेसिकली हम जब सजना हो या फिर दाढ़ी बनाना, तो कैसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? वैसे दर्पण जो
दूर कर दे, फैला दे हमारे फोटो को, या फिर वैसे दर्पण जो फोकस करके दिखाए कि यहाँ बाल है, यहाँ काटिए, ठीक से काटिए। तो बेसिकली हम वैसे दर्पण इस्तेमाल करके जो फोकस करके वस्तु को क्या करें, बड़ा कर दे, आवर्धित कर दे। तो फोकस करने वाले दर्पण कौन है हमारे पास, अवतल दर्पण। बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण, बड़ा करके कौन दिखाता है, अवतल दर्पण। हजामती दर्पण में या फिर मेकअप है ना, जो सज रही है मैडम है ना, फिर जो है ना मेकअप करने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा, मेकअप करने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा, समतल मेकअप करने में इस्तेमाल किया जाएगा अवतल दर्पण का। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, ये जो भाई साहब दाढ़ी बना रहे हैं इसमें किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण है ना। यहाँ जो जिलेट गार्ड से बना रहे हैं इसमें भी कौन दर्पण का इस्तेमाल होगा, अवतल दर्पण। बेसिकली बड़ा करके दिखना तभी तो चलेगा है ना, नहीं तो पता चलेगा कि मैं इनका काजल ठीक से नहीं लगा, ठीक है, इनका कहीं दाढ़ी छूट गया। तो बेसिकली मैं ऐसे दर्पण का इस्तेमाल कर जो बड़ा करके दिखा, बड़ा का मतलब फोकस करके दिखा, फोकस करके दिखा। ठीक है, जैसे किसी इसको बड़ा करके फोकस करके दिखाते आपको यही दिख रहा था। चलिए तो देख लीजिए बिहार बोर्ड में 2015, 16, 21, 22, 24, यहाँ लिख लीजिए 25 आ जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण मल्टी टैलेंटेड है। ये कहता है देखिए हम, मेरा काम है, मेरा जो अवतल दर्पण करता है, देखिए मेरा काम है किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाना। कैसा प्रतिबिंब बनाना, उल्टा। अब देखो जो चीज उल्टा है, जो चीज क्या है, उल्टा है, वो वास्तविक होगा। जो चीज उल्टा क्या हो जाएगा, वास्तविक। जो चीज उल्टा क्या हो जाएगा, वास्तविक। और कभी कभी स्पेशल केस में बड़ा भी बना देता है, सीधा, बड़ा और सीधा। जैसे जब दाढ़ी बनाते हैं तो वही अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे यहाँ देखिए, जब अवतल दर्पण को बहुत नजदीक से रखे हैं तो इस मोमबत्ती का सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, बहुत नजदीक रखे तो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूरी पर रखे तो इसी मोमबत्ती कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा। तो बेसिकली जो उल्टा है वास्तविक हो जाएगा, और जो सीधा है वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। जो सीधा है वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। जो सीधा क्या हो जाएगा, काल्पनिक। जो सीधा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। जो सीधा कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। तो बेसिकली अवतल दर्पण वास्तविक बनाता है, काल्पनिक बनाता है, इसका मतलब दोनों हो जाएगा C4 कटप्पा। चलिए अगला है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के इस अक्ष को बोलते हैं मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण के इस अक्ष को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद किस बिंदु से गुजरती है, जहां से गुजरेगी वहीं फोकस हुआ, जहां से गुजरेगी वहीं क्या होगा, फोकस हुआ। तो फोकस वाले बिंदु को फोकस बिंदु, फोकस वाले बिंदु को फोकस बिंदु। ठीक है, और दर्पण के ध्रुव से, इस ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, सोलर कुकर में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यही है सोलर कुकर। यही कौन सा कुकर है, सोलर कुकर। सोलर कुकर में बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे प्रकाश को एक जगह लेकर कुकर को फोकस कर दिया जाता है ताकि सारा लाइट एक जगह पड़े और जल्दी हीट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली वैसे दर्पण जो फोकस करने का काम करते हैं उस दर्पण को क्या बोलते हैं। इसमें क्या करना है, प्रकाश की किरण को फोकस कर देना है ना, प्रकाश की किरण को क्या कर देना है, फोकस, प्रकाश की किरण को क्या कर देना, फोकस। तो फोकस करने वाले दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। फोकस करने वाले दर्पण क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, फोकस करने वाले दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। ताकि फोकस होगा तभी तो सारा प्रकाश की ऊर्जा एक जगह आ पाएगी। ठीक है, तो इस वैसे दर्पण में क्या कर दिया था, कुकर को लगा दिया जाता ताकि सारा प्रकाश आए और यहाँ पर क्या हो, फोकस, सारा फोकस होगा तो जल्दी गर्म हो पाएगा और इस तरह से हम किसका इस्तेमाल कर पाएंगे, सोलर कुकर का। ठीक है, और उसमें बेसिकली इसका इस्तेमाल खाना वाना बनाने के लिए किया जाता है। सही है, बिना गैस के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण का क्या कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ होता है वैसा पृष्ठ जो परावर्तन करे, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इसके केंद्र को क्या बोलते हैं भाई साहब, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव से खींची के जो अक्ष होता है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इससे खींचे के जो अक्ष होता है उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोले, या फिर इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव। मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। ठीक है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र देखिए, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 21, 23। ठीक है, 2 साल का गैप है, 25। ठीक है, 25 यहाँ अगला बार लिखा जाएगा, यहाँ पे 2025 अगला बार, अभी का नहीं है। देखिए तो दर्पण सूत्र कौन होता है, दर्पण सूत्र में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, और माइनस आ जाएगा तो उसको समझ लेंगे लेंस सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है कि 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, वस्तु दूरी प्लस 1/, फोकस दूरी। और एक होता है लेंस सूत्र। कौन सूत्र, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र बराबर होता है 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, वस्तु दूरी माइनस 1/, प्रतिबिंब दूरी माइनस 1/, फोकस दूरी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दर्पण सूत्र प्लस के साथ आता है और लेंस सूत्र माइनस के साथ आता है। ठीक है, और समझ में आ गया, माइनस के साथ आता है। इसको थोड़ा सा सही कर ले, ये जो दर्पण सूत्र फिर से लिख देते हैं, दिखेगा
व्हाइट से। देखिए 1 बटे फोकस दूरी बराबर 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 बटे फोकस दूरी, और 1 बटे जो फोकस दूरी होता है लेंस सूत्र में 1 बटे प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 बटे फोकस दूरी। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि दर्पण सूत्र पूछा तो दर्पण सूत्र में माइनस वाला तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बटा में यू आना चाहिए, बटा में भी आना चाहिए, यहाँ पर यू क्या है ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, तो माइनस आ गया, ऊपर में भी आ गया, ऐसे नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा प्लस वाला ऑप्शन नंबर ए, नीचे बटा में भी बटा में यू होना चाहिए, सही है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट भाई साहब कह रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी कितना है, प्लस प्लस यहां देखना प्लस माइनस, प्लस के 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण कैसा दर्पण है, ठीक है। देखिए एक दर्पण होता है ऐसा दर्पण जो धंसा होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल, अवतल का मतलब धंसा हुआ। एक होता है उत्तल, उत्तल का मतलब उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह क्या है उठा हुआ, उसको क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस पे जो फोकस होता है, इसका जो फोकस जब इस पर लाइट भेजेंगे तो चारों तरफ फैला देता है, फैलाने के कारण यह किसी बिंदु पर नहीं मिल पाता, तो इसको पीछे ले जाकर मिलाया जाता है। कहाँ ले जाकर मिलाया जाता है, पीछे ले जाकर मिलाया जाता है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पीछे अंदर बनने वाली काल्पनिक फोकस दूरी होती है। कैसी होती है, लेकिन इस पर जब प्रकाश किरण को भेजेंगे तो लाकर एक बिंदु पर मिला देता है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए, और अब देखिए तो बेसिकली अगर यहां से इसको अगर चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करें तो चिन्ह परिपाटी के इस साइड है ना, चिन्ह परिपाटी के दाएं साइड जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और बाएं साइड जो दूरी होती है क्या होती है ऋणात्मक। बाएं साइड जो दूरी क्या होती है ऋणात्मक। तो इसकी फोकस चूंकि दाएं साइड गया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक, और इसकी फोकस दूरी बाएं साइड है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। तो इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। तो कहीं अगर माइनस में आ रहा है, यदि कहीं माइनस में आ रहा है फोकस दूरी तो किसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक, ठीक है। तो इसमें क्या प्लस के 20 सेंटीमीटर, प्लस वाला किसका फोकस दूरी होता है उत्तल का, किसका होगा उत्तल का। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगर कहीं लिख देंगे यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी माइनस के 10 सेंटीमीटर कितना है, तो माइनस देके तुरंत समझ जाएंगे कौन दर्पण होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर कह दे प्लस के 30 सेंटीमीटर है तो प्लस के आ गया 30, इसका मतलब प्लस के 30 आ गया मतलब उत्तल दर्पण, प्लस के 30 आ गया था उत्तल दर्पण। तो बेसिकली अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है तो ज्यादा क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। और जितना हो सकता है समझने का प्रयास कीजिए, जो डाउट होगा कमेंट में कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला दंत विशेषज्ञ। वैसे लोग जो दांत की चिकित्सा में काम करते हैं उसको बोलते हैं दंत विशेषज्ञ। मरीज दांतों का आकार बड़ा करने के लिए, देखो भाई साहब बड़ा आ गया, बड़ा करने के लिए हमको फोकस चाहिए है ना। बड़ा कब होगा जब फोकस करके दिखेंगे, है ना। कैसे अगर हमको किसी चीज को दिखना, जैसे किसी चीज को पढ़ना हो है ना, पढ़ना हो तो दूर करेंगे तो छोटा दिखेगा, नजदीक लाएंगे तो बड़ा दिखेगा। तो नजदीक लाके हम अपने आंख से फोकस करते हैं, तो अगर बड़ा दिखना हो तो फोकस करना होगा, फोकस करने वाला दर्पण अवतल दर्पण, इतना समझिएगा। चलिए आगे समझते हैं। बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण, ठीक है। करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए 2018 में लिखा था दंत चिकित्सक, और भाई साहब 2024 पिछले साल इसी चीज को घुमा के क्या पूछता है कि रोगियों के नाक कान एवं गला, है ना, नाक कान एवं गला अंदर छोटा छोटा चीज होता है ना, कान के अंदर कुछ चला गया तो देखना होगा बड़ा करके, ठीक है। चलिए कि आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। छोटे जगह को फोकस करके बड़ा देखना हो, फोकस करने वाले दर्पण अवतल दर्पण। कौन दर्पण अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं फोकस, ध्रुव और फोकस। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, और इसका किरण आरेख खींचे तो हमेशा जो किरण होता है दो निकलता है किरण, एक दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है और दूसरा वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो इसको बनाने का तरीका इसे यहाँ से आपतित होकर यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। अगर इसको ले जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। जो चीज नहीं मिलने वाला आता है उसको मान लेते हैं, है ना, कि काश वो मेरी होती। कैसे आदमी कैसे मान के रखता है कि वह मेरी है, तो ऐसे ही इसको मान लेंगे कि यह बिंदु यहाँ मिलेगा, ठीक है। और जब भी मिलेगा तो काल्पनिक रूप से मिलेगा। कैसा रूप से मिलेगा, काल्पनिक रूप से, ठीक है। तो अवतल दर्पण में एक ऐसा बिंदु है जहां पर रखी वस्तु से जो किरण आरेख खींचा जाता है वो आपस में नहीं मिलता, तो उसको काल्पनिक रूप से मिलाया जाता है। काल्पनिक रूप से क्या कर जाता है, मिलाया जाता है। अब इस स्थिति में देखेंगे तो इसका आकार से बड़ा बना इसका प्रतिबिंब, है ना। वस्तु से क्या प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा बना। वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा बना। वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना। चूंकि दर्पण के दूसरी ओर है तो दूसरी ओर बनने वाला चीज हमेशा काल्पनिक होगा। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, इतना बात ध्यान रखेंगे। अब आते क्वेश्चन में
काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है? आभासी। काल्पनिक का नाम क्या है? आभासी। चलिए, तो भाई साहब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो रखी वस्तु था उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के दूसरी तरफ जो बनता है वो आभासी होगा, तो इसमें भी आभासी, इसमें भी आभासी है। आभासी चीज क्या कभी उल्टा हो सकता है? नहीं, यही खत्म हो गया, कभी उल्टा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? बी, कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कुछ नहीं देखते, काल्पनिक चीज सीधा बनता है, एक मिनट, काल्पनिक सीधा बनता है, आभासी सीधा बनता है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है, ए भी हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहिए तो इसको आप क्या कर लीजिए, काल्पनिक, इसको ऑप्शन नंबर दोनों कर लेंगे, ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे? दोनों, क्योंकि इस जो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और कैसे हो जाएगा दोनों? काल्पनिक का मतलब ही आभासी होता है, काल्पनिक का मतलब ही क्या होता है? आभासी। काल्पनिक का मतलब, अच्छा दूसरी ऑप्शन में चेंज कर देते हैं, ऑप्शन इसको चेंज कर लेते हैं, बी और सी दोनों, ठीक है। बात देखिए, आभासी का मतलब ही क्या होता है? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्योंकि बी भी होगा, आभासी का मतलब ही क्या होता है? काल्पनिक, ठीक है, आभासी और काल्पनिक एक ही बात होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला बात है अवतल, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे। अच्छा, अब मुख्य फोकस कर रहा है, यानी आप फोकस पर ही रखना है। चलिए, तो एक किनारे खींचते हैं। चलिए, तो अगर हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया फोकस, अब फोकस से ठीक उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे, तो पहला जो प्रकाश है आपतित होगा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा का बनाने का तरीका क्या, कि यहीं से ले जाइए इसको और इसको यहाँ लेकर चलेंगे, ठीक। चलिए, थोड़ा सा इसको सुधार देना चाहिए, थोड़ा सा इसको। तो बेसिकली जब प्रकाश की किरण, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा रहता है, जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण के फोकस पर रखा रहता है, तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समानांतर। और जो चीज समानांतर है, जो चीज समानांतर एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब अनंत पर जा रही है। कहाँ जा रही है? अनंत पर। कहाँ जा रही है? अनंत पर। तो फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अवतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? अनंत पे बनने वाला, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। भाई साहब देखो, यही अवतल दर्पण, यही क्या है हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यही हमारा छोटू सा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण, ठीक है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर खींचेंगे तो ई है हमारा बायां साइड, ई आ गया हमारा दायां साइड। दायां साइड प्लस आता है, बायां साइड माइनस आता है। गणित वाले विद्यार्थी, गणित सभी को पढ़ना है। इधर वाला दूरी माइनस में, एने वाला दूरी प्लस में, तो आप ही बता दो क्या हो जाएगा? माइनस में। फोकस दूरी किसमें हो जाएगा? माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक। अगर उत्तल दर्पण का देगा तो धनात्मक, उत्तल दर्पण क्या तो धनात्मक, उत्तल दर्पण क्या तो धनात्मक, उत्तल दर्पण का देगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2021 और 24 का क्वेश्चन है, तो आपको सारे पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। अगला है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण बड़ा दिखाता है, सॉरी बड़ा दूरी को दिखाता है, पूरा फैला के दिखाता है, सीधा दिखाता है। सीधा चीज हमेशा आभासी होता है। सीधा चीज क्या होता है? आभासी। लेकिन 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 अगर यही अवतल दर्पण हो जाता है, तो अवतल दर्पण है ना, यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है एक केस में, और यह उल्टा ही बनाता है, ठीक है। सीधा ही बनाता है और उल्टा ही बनाता है, सीधा ही बनाता है और उल्टा ही बनाता है। और सीधा जो होता है वो होता है काल्पनिक। सीधा कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और उल्टा क्या होता है? वास्तविक, ठीक है। तो अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण दोनों। लेकिन समतल का है, समतल का है या फिर उत्तल का है, समतल का है या फिर उत्तल का है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सीधा चीज हमेशा काल्पनिक होगा। सीधा चीज हमेशा क्या होगा? काल्पनिक। सीधा चीज क्या होगा? काल्पनिक। जैसे क्लास 10 के विद्यार्थी सीधे होते हैं, मानने वाली बात है, नहीं मान सकते, सीधा नहीं, बहुत सियान होते हैं। तो वही सीधा चीज हमेशा क्या होते हैं? काल्पनिक। सीधा जो है कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं है। जो चीज उल्टा है उसको जिंदगी वास्तव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैलीय कागज। कागज को जब तेल में बोर देंगे तो वही क्या बन जाएगा? तैलीय कागज। तो भाई साहब तैलीय कागज कैसा होता है? ठीक है, जब कागज को, तैलीय कागज चाहे भीगा हुआ कागज, एक ही बात है। देखिए, इसको पूछने का दूसरा तरीका है, तैलीय कागज चाहे भीगा हुआ कागज ना, भींगा हुआ कागज, तैलीय कागज या भींगा हुआ कागज, एक ही बात है दोनों। तैलीय कागज या फिर भींगा हुआ कागज कैसा होता है? अब देखिए, पार का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सके, ठीक है। दर्शक का मतलब दिख सके, जिसके आर पार देख सके उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शक। क्या बोलेंगे? पारदर्शक। वैसा चीज जिसके आर पार देख सके उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शक। जिससे
उजला पॉलिथीन, आर पार नहीं देख सकते, ऐसे लगा के देख लेंगे फर्स्ट सामने कौन, ठीक है। तो आर पार इसको देख सकते, उसको क्या बोले, पारदर्शक। अपार मतलब जिसके हम पार नहीं देख सकते, अपारदर्शक। इसे दीवार के पार कौन है देख पाएंगे, अगर ऐसा होता आदमी क्या क्या देख सकता था, है कि नहीं। चलिए तीसरा पारभाषक। पारभाषक मतलब जो हल्का हल्का है ना, जिसको आभास हो सके कि हाँ पार कुछ है, जिसके पार का आभास हो सके उसे पारभाषक, जिसके पार का आभास हो सके उसे पारभाषक, जिसके पार को हम नहीं देख सकते अपारदर्शक, जिसके पार देख सकते हैं पारदर्शक। जैसे देखिए गिलास में भरा पानी, उजला गिलास होना चाहिए, ऐसा नहीं स्टील का देख लेंगे, इसमें भरा हुआ पानी। चश्मा क्या होता है, पारदर्शक। अपारदर्शक एसी, ड्रोवर, बोर्ड के आर पार देख सकते हैं क्या, इसके पार में क्या हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। पारभासी क्या होता है, उजला पॉलिथीन। घर में जो पर्दा होता है, पर्दा के भी आर पार देख सकते हैं, जो पतला कपड़ा होता है, ठीक है, ऐसे कोई जाली नुमा होता है। ये क्या है, पॉलिथीन, व्हाइट पॉलिथीन। तो बेसिकली वैसे चीज जिसके हम आर पार देख सकते उसके पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी, और जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा देख सके मतलब हल्का फुल्का, और जिसके आभास हो सके। जैसे ये जो ये हमारा क्या, इसके आर पार देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। इसके आर पर हम, इसके आर पर हम नहीं देख सकते, लेकिन 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 देखिए इससे हल्का हल्का आपको दिखेगा, अगर इसको लगा के देखा जाता है आपको हल्का हल्का दिखेगा, पूरा खत्म नहीं हो रहा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पारभासी, मतलब जिसके पार क्या है उसका आभास हो रहा था, पारभासी, ठीक है। और अगर हम देखें, देखिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इसके भी आर, इसके पार नहीं दिख रहा, इसके पार नहीं दिख रहा, तो इसका हो जाएगा हमारा अपारदर्शी। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, ठीक है। और जिसके आर पार पूरा पूरा दिख सके उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, जो कागज भीज जाएगा, ये कागज सीधा है, अगर इसको हम पानी से भिजा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब पतला जो चीज होता है वो पारभासी होता है, कैसा होता है, पारभासी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तैलीय कागज, भींगा हुआ कागज, ठीक है। इसको और दूसरी भाषा में क्या पूछ सकता है, यही दो, भींगा हुआ कागज पूछे, तैलीय कागज पूछे, क्या होता है, तो ये होता है पारभासी। क्या होता है, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, पारभासी होगा। 2021। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन की एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है। समतल दर्पण पर कह रहा है लंबवत आपतित होने के लिए, यहाँ आपतन को 90 डिग्री का बात नहीं कह रहा, ठीक है। तो यदि समतल दर्पण पर कोई 90 डिग्री पर आएगा, यदि कोई किरण समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर आएगा, तो यदि समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर आया तो परावर्तन के बाद भी कहाँ चल जाएगा, यहीं चल जाएगा, उसी लाइन पर चल जाएगा। समतल दर्पण पर यदि कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन भी उसी पथ पर हो जाती है, उसी पथ पर, ठीक है। मतलब कि यदि आया 90 डिग्री पर तो जिस पथ पर आया उसी पथ पर चल जाएगा, ठीक है। और यदि कोई रेखा एक ही लाइन पर होता है तो उनके बीच बने कोण का मान होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो यदि समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन उसी पथ पर हो जाएगी। अगर पूछेगा कि परावर्तन कहाँ होगा, तो परावर्तन हो जाएगा उसी पथ पर। अगर परावर्तन पूछा जाएगा कि परावर्तन कहाँ हो जाएगा, तो परावर्तन हो जाएगा उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे, ठीक है। लेकिन चलिए फिर आगे बात करेंगे। परावर्तन उसी पथ पर हो जाती है, उस समय दोनों के बीच के जो कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है। आभासी चीज हमेशा सीधा होता है, ठीक है, और बड़ा पाया गया है, ठीक है। तो बताइए वस्तु की स्थिति कहाँ होगा। तो पिछले क्वेश्चन में बात कर ली थी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा, फोकस और ध्रुव के बीच होगा, फोकस और ध्रुव के बीच होगा, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब पीछे बनता है। और पीछे बनने वाला चीज हमेशा क्या होता है, पीछे बनने वाला चीज हमेशा आभासी होता है, आभासी चीज होगा सीधा, ठीक है। तो बेसिकली यदि दर्पण अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो उसकी प्रतिबिंब आभासी बनेगी, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, है ना। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। वक्रता केंद्र में नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने वाली अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। अगर देखा जाए तो इधर से इधर आने में जो दूरी ऋणात्मक बढ़ते जाती है, ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ते जाती है। यदि ध्रुव से दूर जाएगा, है ना, ध्रुव अवतल दर्पण में ध्रुव से जितना दूर जाता है फोकस दूरी का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यदि ध्रुव की ओर जाएंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक। अब लेकिन बेसिकली क्वेश्चन हमारा आवर्धन से, क्वेश्चन किससे, आवर्धन से। आवर्धन m बराबर होता है वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी माइनस में, ठीक।
ठीक है। तो बेसिकली यदि वस्तु अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा? तो यदि वस्तु को अवतल दर्पण से ध्रुव की ओर ले जाएंगे, अवतल दर्पण से कहाँ ले जाएंगे? ध्रुव की ओर ले जाएंगे। तो अवतल दर्पण से जैसे ध्रुव की ओर जाता था आवर्धन का मान इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आवर्धन का क्या मान हो जाएगा? बढ़ना। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर देखेंगे तो अवतल दर्पण यदि वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है छोटा, ठीक है। इधर की ओर घसकने पर जो वस्तु होता है, वस्तु अगर इधर की ओर खसकेगा तो प्रतिबिंब का कार्य इधर की ओर बढ़ते चले जाएगा, है ना। अगर वस्तु इधर जाएगा तो प्रतिबिंब इधर की ओर खसकना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू करती है तो उसका वस्तु का आकार बड़ा होगा और वास्तविक होना शुरू हो जाता है। तो इसका आवर्धन भी क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। आवर्धन का मतलब आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ध्रुव पर वस्तु रहेगी, जब वक्रता केंद्र पर आती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच जाती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। बेसिकली जब यहाँ वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनती है। जब वस्तु यहाँ आ जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब उसका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। तो बेसिकली जैसे हम ध्रुव की ओर गुजरेंगे, जैसे हम अवतल दर्पण में ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसकी जो वक्रता ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का आवर्धन बढ़ते जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण कहाँ तक की वस्तु को देख पाता था? समतल दर्पण से बहुत दूर की वस्तु को देख पाते हैं। समतल दर्पण से अपना चेहरा भी देख पाते हैं। समतल दर्पण से 1 किलोमीटर की दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। समतल दर्पण से हम चांद को भी देख सकते हैं। समतल दर्पण से सूरज को भी देख सकते हैं। समतल दर्पण को से हम तारा को भी देख सकते हैं। तो वैसी दूरी जिसका मेजरमेंट संभव नहीं है उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो कहने का मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। ठीक। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समतल दर्पण का आधा भाग यदि अवतल दर्पण का आधा भाग टूट जाए, यदि अवतल दर्पण का आधा भाग क्या हो जाए? टूट जाए। देखिए, कोई वस्तु कोई दर्पण टूटे, किसी भी आकार में टूटे, उससे उसके यदि आकार टूट जा रहा है, जैसे अगर हम किसी दर्पण को तोड़ देंगे तो वो उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा जैसे पहले बनाता था। कहने का मतलब क्या है कि कोई दर्पण अपने गुण को बदलता नहीं है, ठीक है। यदि उसको तोड़ देंगे तो हमेशा सीधा बनेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे गुण बदल जा रहा है और कोई भी व्यक्ति कोई दर्पण टूटने से गुण नहीं बदलता है। आधा बनेगा ये भी संभव नहीं है। तो हमेशा क्या होगा? बनेगा, लेकिन पहले की तरह नहीं बनेगा। उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अवतल दर्पण का निचला भाग यदि निचला आधा भाग टूट जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। निर्देशांक परिपाटी से सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है? जहां से शुरू होगा मूल बिंदु, और इसमें मूल बिंदु की तरह कौन काम करता है? दर्पण में मूल बिंदु की तरह कौन काम करता है? दर्पण में मूल बिंदु की तरह काम करता है इसका ध्रुव। दर्पण में मूल बिंदु की तरह काम कौन करता है? इसका ध्रुव, क्योंकि सारा दूरी यहीं से नापा जाता है। इधर से इधर जाने पर धनात्मक दूरी, इधर से इधर आने में ऋणात्मक दूरी, ऊपर की ओर जाने में धनात्मक दूरी, नीचे की ओर आने में ऋणात्मक दूरी, ठीक है। तो हमेशा ध्रुव से मेजरमेंट किया जाता है। कहाँ से? ध्रुव से। हमेशा कहाँ से मेजरमेंट किया जाएगा? ध्रुव से, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से। चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से। चिन्ह परिपाटी की सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। करते करते हम लोग इस सीरीज में 49 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। प्रयास करेंगे कि आप अपना सारा रिवीजन को कंप्लीट कर ले इसी में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला था कि रिजल्ट को और इम्प्रूव किया जा सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई बात नहीं। कि अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक हो रहा है। अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या हो रहा है? धनात्मक। यानी m का मान पॉजिटिव है। धनात्मक कहने का मतलब 1 से अधिक, धनात्मक कहने का मतलब 1 से अधिक है। चलिए, तो कह रहा है तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा? वस्तु दूरी का मान देखिए, आवर्धन बराबर होता है -v/u दर्पण के लिए। कह रहा है कि देखिए इसका मान 1 से अधिक है। 1 से क्या है? अधिक। इसका मान 1 से अधिक है। और ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी क्या है हमारे पास? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है।
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न धनात्मक आवर्धन तो वस्तु दूरी का मान बता। चलिए तो बेसिकली कहने का मतलब तो क्वेश्चन नंबर 49 पर पहुंच गए हम लोग। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है। आवर्धन क्या है? धनात्मक है। तो कह रहा है वस्तु दूरी का मान होगा। फोकस दूरी दे दिया, हमसे पूछ रहा है वस्तु दूरी का मान क्या होगा। फोकस दूरी दे दिया, हमसे क्या पूछ रहा है? वस्तु दूरी। एम कह रहा धनात्मक है, एम क्या है? धनात्मक। ठीक है, एम बराबर होता है माइनस यू बाई बी। ठीक है, एम बराबर माइनस यू बाई बी। ये हमको दे दिया फोकस दूरी। कौन दूरी दे दिया? फोकस दूरी। फोकस दूरी दे दिया है तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। बताइए कि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। चलिए अब इसको समझते हैं ग्राफ दर्पण पे। कौन दर्पण है हमारे पास? तो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है हमारे पास? अवतल दर्पण। चलिए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो फोकस दूरी एफ है कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर। आवर्धन धनात्मक है। आवर्धन क्या है? धनात्मक। तो हम m बराबर क्या जानते हैं? माइनस के v बाई यू। m बराबर क्या जानते हैं? माइनस के v बाई यू। अब देखिए यह पहले से माइनस, अच्छा u क्या होता है? u पहले से माइनस होता है। u क्या होता है? पहले से माइनस। u हमेशा पहले से क्या होता है? माइनस। यदि यह प्लस में आ जाए, यदि किस में आ जाए? प्लस में आ जाए। यदि यह प्लस में रहे, क्योंकि अगर प्रतिबिंब इधर बन जाएगी तो माइनस में होगा और इधर बनेगी तो प्लस में होगा। यानी कि अगर आवर्धन प्लस करने के लिए, यदि आवर्धन प्लस है, धनात्मक है, इसका मतलब वस्तु काल्पनिक बना होगा। वस्तु कहाँ बना होगा? इस साइड बना होगा। वस्तु कहाँ बना होगा? इस साइड बना होगा। वस्तु कहाँ बना होगा? इस साइड बना होगा। और हमेशा जो वस्तु होता है फोकस से पहले बनता है। तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से कम। 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 10 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया, आर का मान दे दिया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको एफ निकालना था। एफ बराबर क्या जानते हैं? आर बट्टा में 2, और आर का मान है 32। अब 32 बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा भाई साहब 16 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी के साथ। एक और बात, चूंकि यह उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि यदि फोकस दूरी आ रहा तो इसको लिखेंगे प्लस के 16 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? प्लस के 16 सेंटीमीटर। वहीं अगर अवतल दर्पण कह देता, यदि अवतल दर्पण कहा जाता, यदि अवतल दर्पण कहा जाता, यदि अवतल दर्पण होता, अवतल दर्पण, तो इसके लिए जो फोकस दूरी होता है, इसके लिए फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। इसके लिए फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। इसके लिए जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी का मान हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। हमारा जो चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट VBA क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सारे PYQ को कवर कर लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो कर लिए। तो ये एक एकदम लास्ट ऐसा क्वेश्चन होने वाला जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। यानी यह सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि चैप्टर 1 से क्वेश्चन को सेट किया जाएगा तो इतने क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ जुड़े रहे। आने वाले समय में आपके सारे चैप्टर्स के लिए बढ़िया से लेक्चर को अपलोड किया जाएगा, आपके सारे डाउट को खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास में जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।